फिर शुरू करते हैं। सामान्य परिचय की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि भारत में जो विश्व में भारत की स्थिति कहाँ पर है, राइट। तो इस पर बात करने से पहले हमें ये भी देखना होगा कि ग्लोब पर भारत की स्थिति कहाँ पर है, राइट। सबसे पहले तो हमें ग्लोब में देखना जरूरी है। तो पहले क्या करते हैं, हम ग्लोब का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर हम इसे एक ग्लोब मान लेते हैं तो हम देखेंगे कि उसका बंटवारा कैसे हुआ है भाई। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो आपको पता है ये है क्या, 0 डिग्री, ठीक है। और क्या, भूमध्य रेखा है ना, जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है, राइट। विषुवत रेखा या फिर हम इसे इक्वेटर भी कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं, इक्वेटर, राइट। ये हो गया। अब अगर हम, ये तो हो गया क्या, ये हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार। अब अगर देशांतर की बात की जाए, ये क्या होता है, इसे कहते हैं अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। अब अगर क्या करें, देशांतर की बात करें, थैंक यू सो मच आलोक या अतुल, अतुल, ओके, ठीक है। अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो क्या होगा भाई, यहाँ थोड़ा सा साइड में हो गया, इसे बीच में लेकर आते हैं। क्या है, अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो इस तरह से क्या है, इस तरह से हम देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री क्या हो जाएगा, देशांतर कहलाता है, राइट। 0 डिग्री ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया ग्लोब, ठीक है। हम ग्लोब में देख रहे हैं कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, राइट। अब आपको पता है कि भूमध्य रेखा से कुछ दूरी पर, यानी कि यहाँ 23.5 डिग्री है ना, है ना, जानते हैं यहाँ आप सभी लोग 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जिसको कहा जाता है, राइट। यहाँ पर क्या है, भारत की स्थिति है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर भारत को मान ले, इस जगह पर भारत को माना जाए, तो भारत की अगर हम अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो अक्षांश में क्या आ गया, ये क्या हो गया, ये दक्षिणी अक्षांश हो गया, राइट। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा दक्षिणी अक्षांश। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तरी अक्षांश, राइट। तो भारत की स्थिति हमें क्या पता चली, इक्वेटर, यानी ये जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, उससे कहां पर है, हम उत्तर की तरफ है, राइट। ये हमारा उत्तरी हिस्सा है और ये है दक्षिणी। तो भारत की जो अक्षांशीय स्थिति की बात करेंगे तो अक्षांशीय स्थिति में क्या हो जाएगा कि भारत कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे कि भारत जो है उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये उत्तर का हिस्सा हो गया ना, इसलिए क्या कहा जाएगा कि भारत जो है वो उत्तरी अक्षांश का हिस्सा है, राइट। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, राइट। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर, अगर मैं कहूँ देशांतर, अगर हम देशांतरीय स्थिति की बात करें कि भारत जो है किस देशांतर में स्थित है, तो आपको क्या पता करना है, ये कौन सा हो गया, ये हो गया पश्चिमी देशांतर, राइट। ये कौन सा हो गया, पश्चिमी देशांतर। और ये जो हिस्सा हो गया, ये हो गया पश्चिम का हिस्सा, ये हो गया पूर्व का हिस्सा, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पूर्वी देशांतर। तो हम देखेंगे कि भारत क्या इधर है, नहीं है ना, भारत कहाँ पर है, इस तरफ है। तो क्या हो जाएगा, भारत जो है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर का हिस्सा है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है, भारत जो है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर का हिस्सा है, ठीक है। तो अगर हम भारत की स्थिति की बात करें कि भारत की जो है वो स्थिति क्या है, आपको याद रखना है क्या स्थिति है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो उत्तर पूर्व में स्थिति हो जाती है किसकी, भारत की, ठीक है। उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में क्या है, भारत की अवस्थिति है। बात क्लियर हो गई। अब देखिए जरा यहां पर अगर हम बात करें किसकी, चलिए अभी नहीं देखते हैं, उसको आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, उसको आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा आगे इंट्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या क्या बता दिया, ये सारी चीजें बता दी कि भारत जो है किसका हिस्सा है, मैंने आपको बताया उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर का हिस्सा है, ठीक है। अब देखते हैं कि विश्व के नक्शे में भारत की अवस्थिति क्या है, राइट। विश्व के, यहाँ पर भारत का नक्शा बना दिया गया है, बट यहाँ पर विश्व का नक्शा होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करती हूँ, राइट।
अगर हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें, मैंने आपको बताया अक्षांशीय दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध है ना, बता दिया ना भाई, मैंने आपको ग्लोब में बता दिया, मैंने आपको ये ग्लोब बनाकर बताया, तो ग्लोब में क्या हो गई, ये उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा हो गया ना, ये हो गया हमारा उत्तर, ठीक है। थोड़ा सा समझने की, पेशेंस के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ठीक है, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व, ठीक है। तो भारत जो गोलार्ध की बात की जाएगी तो भारत तो इसमें आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा हो जाएगा, यही बात यहाँ पर बताई गई है, राइट। क्या बताया गया है कि अक्षांशीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत की अवस्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। बात क्लियर हो गई? आप लोग कमेंट करके मुझे बताते हुए चले कि यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई या नहीं हो गई, ठीक है। क्या है, उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है और देशांतरीय दृष्टि से क्या है, पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। ये सारे फैक्ट मैंने आपको समझा दिए। गोलार्ध में ये बताया कि ये जो है यहाँ पर भारत जो है ये इसका हिस्सा है, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा हो गया। और अगर देशांतर की बात की जाए, क्योंकि ये जो है पूर्वी देशांतर है, तो भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर का हिस्सा हो गया। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी अक्षांश और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी देशांतर का हिस्सा हो गया। ये बात वहां मैंने बता दी आपको, राइट। चलिए नेक्स्ट देखा जाए कि भूमध्य रेखा से भारत की जो दूरी है, ठीक है, भूमध्य रेखा से भारत की जो दूरी है वो कितनी है भाई, भूमध्य रेखा से कितनी है, 876 किलोमीटर, ठीक है। 876 किलोमीटर जो है वो भूमध्य रेखा से भारत की दूरी है, राइट। ये जो भूमध्य रेखा मैंने आपको बताई, यहाँ से जो 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो भारत स्थित है उसकी दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर, ठीक है। पॉइंट क्लियर रहेगा, राइट। अब देखिए जरा यहाँ पर और क्या कह रहा है नेक्स्ट, कि अक्षांशीय विस्तार कितना है भाई, अब आपको ये भी पता होना चाहिए। तो जरा अब मैप की तरफ देखेंगे आप लोग। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत को हम ऐसे बांट रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हमने बांटा। तो अगर अक्षांशीय विस्तार की बात की जाएगी तो हम क्या देखेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री। अच्छा आपको पता ही होगा कि अगर हम XYZ इस तरह से लिख दें और यहाँ पर ये हो और यहाँ पर ऐसे हो और यहाँ पर ऐसे हो, तो ये किसका साइन है, ये किस चीज को इंडिकेट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो है ये डिग्री को इंडिकेट करेगा, ठीक है, ये मिनट को बताएगा और ये जो है वो सेकंड को बताएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर क्या हुआ भाई, फिर क्या हुआ, फिर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, राइट। भाई उत्तरी अक्षांश क्यों कह रही हूं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया भारत की अवस्थिति क्या है, उत्तरी अक्षांश यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो यहाँ ये मत देखिएगा कि ये तो दक्षिण है, ये तो भारत का दक्षिण है तो आप दक्षिणी अक्षांश कहने लगे, नहीं, यहाँ पर हम लोग अक्षांश की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग भारत की जो दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय दृष्टि से अगर उत्तर पूर्व का देखा जाए, ये हो गई उत्तर और ये हो गया दक्षिण का, ठीक है। अब यहाँ उत्तर पूर्व का देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, पूर्वी देशांतर, राइट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर का हिस्सा है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, ये भी क्या है, पूर्वी देशांतर, राइट। बात क्लियर हो गई? तो आपको समझ में आ गया। अगर हम इस तरह से देख रहे हैं भारत को, भारत की अवस्थिति को, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्या है भारत की का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। बात क्लियर हो गई? यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई या नहीं आ गई, कमेंट करके जरा बताइए तो, ठीक है। देशांतरीय विस्तार मैंने आपको बता ही दिया, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर, ठीक है। बात क्लियर हो गई यहाँ की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है भाई।
अब तो ये वाला पॉइंट तो आप लोगों का क्लियर हो ही गया होगा, है ना, ये सारा पॉइंट तो क्लियर हो ही गया होगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। अब देखते हैं इंडिया मैप में भारत का क्षेत्रफल कितना है ना। अगर विश्व स्तर पर बात करें क्षेत्रफल की, क्योंकि हमने यहाँ पर विश्व स्तर की बात की, विश्व में भारत की अवस्थिति की बात की थी, तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा जाए कि भारत का विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है, पूरे विश्व में भारत कितने क्षेत्रफल पर विस्तारित है, तो आपको याद रखना है 2.24। ठीक है, चलिए अभी आपको बताती हूं मैं। यहाँ देखिए, पहले क्षेत्रफल देख लीजिए टोटल, उसके बाद विश्व से भी उसका हम कंपैरिजन कर लेंगे, राइट। देखिए जरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का भाई विस्तार कितना है, पूरा क्षेत्रफल भारत जो है कितना क्षेत्रफल, कितना % ऑफ क्षेत्रफल जो है कवर करता है, तो आपको पता होना चाहिए कितने किलोमीटर पे भाई विस्तारित है भारत। तो आपको पता होना चाहिए 32,87,263 किलोमीटर, राइट। क्या है, 32,87,263 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है ना, वर्ग किलोमीटर, राइट। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ये पॉइंट ऐसे होते हैं जहां से क्या होता है, वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। कई बार तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही मिस कर जाते हैं, राइट। पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं, राइट। अगर आप ज्योग्राफी में उनसे कुछ भी पूछे वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे, बट जहां पर बात आ जाती है फैक्ट की, वहां पर सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे धराशायी हो जाते हैं, है ना। तो धराशायी आपको नहीं होना है, तसल्ली से, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीज़ों को पढ़ते चलिए और हर एक चीज़ को अपने नोट्स में कंपाइल करते हुए चलिए, राइट। अगर आकृति की बात की जाए तो आपको पता है भारत की जो आकृति है वो कैसी है, चतुष्कोणीय आकृति है, राइट। ये सारे टू द पॉइंट ये सारे पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो भारत की आकृति की बात की जाए तो आप क्या बताएंगे कि भारत की आकृति जो है वो कैसी है, चतुष्कोणीय आकृति है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जा रही है तो भाई भारत से बड़े बड़े भी क्षेत्रफल की दृष्टि से और भी देश है ना, उनके बारे में भी। अब आपको यहाँ पर पूछा क्या गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो आप लोग बचपन से ही, आप लोग क्या, हम सभी लोग जब से पढ़ना स्टार्ट किया है तब से हम लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। भले ही उस समय हम इस चीज़ को समझते नहीं थे कि क्षेत्रफल होता क्या है ना, और ये क्यों बताया जा रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमें जानना क्यों ज़रूरी है। बट आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आपको देखा जाए, अब तो आप लोग भी बड़े हो गए हैं ना, तो अब तो आप लोग इसका मीनिंग समझ पा रहे होंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बोला जा रहा है तो भारत का क्या स्थान हो गया, भारत का 7वां स्थान हो गया। अब आपसे पूछा ये जाएगा कि अगर 7वां स्थान है तो उससे बड़े बड़े और कौन से हैं जहां पर क्षेत्रफल अधिक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको एक कोड याद रखना है, RCCUBAI, ठीक है। आरसीसी सीमेंट होता है ना, आरसीसी सीमेंट कहते हैं ना, बड़ी मजबूत, बड़ी टिकाऊ, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे याद रखोगे RCCUBAI। आर से क्या हो जाएगा, आर से हो जाएगा रशिया, सी से हो जाएगा कनाडा, सी से हो जाएगा चाइना, उसके बाद आ जाएगा यूएसए, बी से हो जाएगा ब्राजील, ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, देन 7वां जो आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, इंडिया, राइट। 7वां हो गया इंडिया। और इंडिया के बाद कौन सा आता है वो भी आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर भी आप ए ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना, राइट। तो ये हो गए हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश हैं उनका बड़े से छोटे क्रम में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आर से क्या हो गया, रूस हो गया या रशिया हो गया, सी से हो गया कनाडा, राइट। यहाँ पर सी से हो गया चीन या चाइना, जो भी कह लो, यू से हो गया यूएसए, बी से आ गया क्या, ब्राजील, राइट, इस CUBAI, राइट। यू से क्या हो गया, यू से हो गया यूएसए,
बी से हो गया ब्राजील, ए से हो गया क्या, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, आई से हो गया इंडिया और ए से हो गया अर्जेंटीना। बात क्लियर हो गई। अब याद रहेगा RCCUBAI, BAI का मतलब बाई है ना, RCC सीमेंट, ठीक है, यू यानी कि आप यूज करते हो तो आपके घर में भाई काम करने वाली बाई भी अच्छे से आती है, क्योंकि उसे लगता है कि भाई ये घर जो है वो गिरने वाला नहीं है, बहुत ही RCC सीमेंट से बना हुआ है, बड़ा ही मजबूत और बड़ा ही टिकाऊ है, राइट। चलिए थोड़ा सा मस्ती हो गई, कोई बात नहीं, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि विश्व के क्षेत्रफल का भारत का, विश्व के क्षेत्रफल में भारत का कितना क्षेत्रफल है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कितना है भाई, विश्व के क्षेत्रफल का भारत जो है 2.42% है, राइट। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार 2.4 भी दिया होता है, कई बार 2.42 भी दिया होता है, तो आप क्या करें, लगभग में ना याद करके पूरा ही पॉइंट याद रखें भाई। एग्जामिनर जो होता है ना, वो हमेशा क्या करता है, फंसाने की कोशिश करता है। जब उसको पता चल जाता है कि बच्चों ने तैयार कर लिया है 2.4% क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, है ना, तब वो क्या करते हैं, उसको और थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, 2.42 कर देंगे, है ना। वहीं पर क्या हो जाएगा, हम थोड़ा सा और फिर क्या होगा, एक ऑप्शन 2.42, एक ऑप्शन 2.43, एक ऑप्शन 2.45, ऐसे करके दे देंगे, और वहीं पर क्या होता है, हम जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। बात क्लियर हो गई। तो हमें क्या रखना है, अपने माइंड में क्लियरिटी ऑफ थॉट रखने हैं, ठीक है, अपने पॉइंट्स को क्लियर रखना है, कहीं पर भी फंसने की कोई भी संभावना छोड़नी नहीं है। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, अगर स्थलीय सीमा की कुल लंबाई की बात की जाए, स्थलीय सीमा का मतलब क्या हुआ, ये है ना, ये जो है ये भारत की क्या है, स्थलीय सीमा है, राइट। ये क्या है, भारत की स्थलीय सीमा। स्थलीय का मतलब जहां पर जल नहीं है ना, ठीक है। तो स्थलीय सीमा की अगर कुल लंबाई देखी जाए तो आप कितनी है भाई, 15,200 किलोमीटर, ठीक है, 15,200 किलोमीटर जो है, राइट, ये क्या है भाई, स्थलीय सीमा की लंबाई है, ठीक है। स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं, राइट, कोस्टल एरियाज की बात नहीं हो रही है, स्थल की बात हो रही है, राइट। स्थलीय सीमा कितनी हो गई, 15,200 किलोमीटर हो गई। और अगर आपसे पूछा जाए कुल तटीय सीमा कितनी है, कुल तटीय सीमा का मतलब क्या हो जाएगा, तट, तट का मतलब भाई समुद्र के तट ही होंगे ना, तट का मतलब, कोस्टल का मतलब कहाँ क्या हुआ, जहां पर क्या है, समुद्र वगैरह, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो एरिया हो गया ये वाला, ये क्या हो गया, कोस्टल रीजन यानी कि तटीय क्षेत्र कहलाते हैं। और उसी तटीय सीमा की कुल लंबाई अगर भारत की पूछी जाए, क्या हो जाएगी, 7,516 किलोमीटर, ठीक है, 7,516 किलोमीटर, राइट। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो दोनों को याद रखना है, स्थलीय पूछेगा तो 15,200 किलोमीटर बताना है आपको, राइट। और अगर कोस्टल यानी कि तटीय सीमा पूछी जाए आपकी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7,516 हो जाएगा आपका ये कोस्टल रीजन का, यानी कि कोस्टल जो बाउंड्री है, राइट। अगर आपसे पूछा जाए मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, मुख्य भूमि का मतलब यहाँ वाला, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार वगैरह, इन सभी को छोड़ देंगे। मुख्य भूमि, ये जो मुख्य भूमि है वहां पर कितनी है लंबाई, आपको याद रखना है 6100 किलोमीटर, राइट। ये भी पॉइंट आप लोग अपने माइंड में क्लियर रखेंगे। चले आगे देखा जाए। अच्छा, यहाँ पर जरा देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आपसे भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु पूछा जाए, सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु पूछा जाए या पूर्वोत्तर बिंदु पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे आंसर। देखिए जरा यहाँ ध्यान से, ये तो हो गया हमारा भारत का नक्शा, राइट, ये हो गया भारत का नक्शा। अगर भारत के नक्शे में आपसे उत्तरतम बिंदु की बात करें कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, उत्तरतम बिंदु, राइट, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपको सीमाओं का तो ज्ञान होगा ही ना, सॉरी सीमाएं नहीं, दिशाओं का ज्ञान तो होगा ही ना। आपको पता है ये क्या है, ईस्ट है ना, ये कौन सा है, ये हो गया वेस्ट,
ये हो गया हमारा नॉर्थ एंड ये क्या हो गया हमारा, हो गया साउथ। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना। कहीं पर अगर भटक जाएंगे तो फिर कंपास या दिशाओं के ज्ञान से ही आप वापस आ सकते हो, अदरवाइज तो आप अगर जंगल में भटक गए तो भटक गए, राइट। जरा ध्यान दीजिए, अगर आपसे उत्तरतम, क्योंकि ये नॉर्थ साइड है तो नॉर्थ का क्या हो जाएगा, उत्तरतम बिंदु अगर भारत का पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए भारत को जो उत्तरतम बिंदु है वो कौन सा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा कॉल। ठीक है, भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल। अगर आपसे पूछा जाए मुख्य भूमि में भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमि की बात हो रही है, राइट, मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपको याद रखना है केप कैमोरिन, राइट। अगर आपसे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, क्या याद रखना है, मुख्य भूमि, राइट, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तब आपका राइट आंसर बदल जाएगा। और अगर आपसे पूछ दे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब आपका राइट आंसर बदल जाएगा। ठीक है, क्या होगा भाई, अगर आपसे पूछा जाए मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा केप कैमोरिन। बात क्लियर हो रही है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा केप कैमोरिन। ठीक है, केप कैमोरिन, राइट, केप कैमोरिन। अगर आपसे पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, जो है, जो भी पॉइंट बता रही हूँ बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा आप लोग, राइट। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तब आप बताएंगे केप कैमोरिन। अगर आपसे भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि निकोबार द्वीप समूह के पास पड़ता है, कौन सा है भाई, इंदिरा पॉइंट, राइट। इंदिरा कॉल जो है, फर्क समझते हुए चलना, इंदिरा कॉल जो है वो उत्तरतम बिंदु है और इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, राइट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है और इसी को पाइसन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को ही पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, उसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्वेश्चन चाहे जैसे घुमा के पूछे, आपको आंसर सही ही करना है, राइट। इतना बताने के बाद भी अगर आप मिस्टेक करोगे तो फिर बहुत पिटोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी किसे जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट को ही जाना जाता है। ये दोनों पॉइंट भी आपको हाईलाइट करने हैं अपने नोट्स में, राइट। अब देखिए, उत्तरतम बिंदु देख लिया, दक्षिणतम बिंदु देख लिया, अब बात करते हैं पूर्वोत्तर बिंदु की, राइट। आप सभी को पता है भारत का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है वो क्या है, ये वाला हिस्सा है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का वो है, ठीक है, क्या, वलांगू। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के वलांगू, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के वलांगू का किबिथु जगह है जो, ठीक है, वो क्या है, भारत का पूर्वोत्तर बिंदु कहलाता है। ठीक है, वलांगू कहाँ है, आपको नोट डाउन रखना है, अरुणाचल प्रदेश में, राइट। वलांगू कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है और ये क्या कहलाता है, ये भारत का पूर्वोत्तर बिंदु कहलाता है, राइट। क्या कहलाता है, पूर्वोत्तर बिंदु, पूर्वोत्तर बिंदु कहलाता है। अब पॉइंट क्लियर हो गया। अरुणाचल प्रदेश का जो वलांगू जिला है उसका ही शहर है कौन सा, किबिथु। ठीक है, किबिथु नामक जगह ही क्या कहलाती है, जो भारत का है वो पूर्वोत्तर बिंदु कहलाता है। कई जगह अरुणाचल प्रदेश दे देता है पूर्वोत्तर बिंदु के रूप में, कई जगह वलांगू का नाम आ जाता है और कई जगह किबिथु का नाम भी आ जाता है। तो तीनों ही पॉइंट आपको क्लियर रखने माइंड में कि उसी की बात हो रही है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पश्चिमोत्तर बिंदु की बात की जाए कि भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, गाहिर माथा, है ना, गाहिर माता कहते हैं उसी को, गौहर माता भी कहते हैं उसी को, गहिर माथा भी कहते हैं उसी को, राइट। और ये है कहाँ का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र है। ये भी पॉइंट आप लोग क्लियर रखेंगे। ठीक है, गौहर माता या गाहिर माथा भी कहते हैं इसको, गाहिर माथा भी कहते हैं इसी को गौहर माथा भी कहा जाता है। देखिए क्या है कि प्रोनाउंसिएशन की बात होती है, ठीक है, बोलने में जिसको जो आ जाता है वो उसको वो कहना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो क्या है, हमें अपने पॉइंट्स में क्लियरिटी रखनी है। अगर पश्चिमोत्तर बिंदु की बात की जाए तो आपको याद रखना है गौहर माता
जो है स्थान गुजरात का है, वही क्या है, भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु है। बात क्लियर हो गई। अब अगर बात की जाए कि उत्तर से पश्चिम से उत्तर की जो लंबाई है वो कितनी किलोमीटर की है, पश्चिम से जो पूर्व की लंबाई है भारत की वो कितनी है, वो आपको याद रखनी है। कितनी है? 2933 किलोमीटर। बात क्लियर हो गई। 2933 किलोमीटर जो है वो पश्चिम से लेकर पूर्व की लंबाई है। और अगर वही बात की जाए उत्तर से दक्षिण की, तो आपको याद रखना है कितनी है भाई, 3414 किलोमीटर जो है वो उत्तर से दक्षिण की क्या है, लंबाई है भारत की। ठीक है। पश्चिम से पूर्व अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो कितना किलोमीटर का अक्षांशीय विस्तार है, 2933 किलोमीटर। अगर देशांतर की बात कर ली जाए तो आपको क्या याद रखना है, कितना हो जाएगा, 3414 किलोमीटर की लंबाई या देशांतर विस्तार, जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। राइट। अब आपको मैंने बताया था कि भारत जो है वो क्या है, कर्क रेखा पर स्थित है ना। मैंने आपको क्या बताया था, ग्लोब मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो है ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना कर्क रेखा। यहाँ पर क्या है, भारत से होकर ही गुजर रही है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर भारत से होकर गुजर रही है तो भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजर रही है ना। और वह कौन सी राजधानी है जो भी जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है यूपीपीएससी में। राइट। कौन सी वह राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है, किस राज्य की राजधानी है, ये भी पॉइंट क्लियर होना चाहिए। कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा में सर्वाधिक लंबाई है, मतलब जिसका जो एरिया है, जो सर्वाधिक एरिया कवर करती है कर्क रेखा। कौन सा ऐसा राज्य है जो जहां पर सबसे कम कर्क रेखा गुजरती है, सबसे कम, है ना। तो ये सारे पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें भी आपको क्लियर रखना है। अब देख लीजिए भारत में जो कर्क रेखा पर स्थित है वो कितने राज्य हैं, टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। राइट। ठीक है। क्लास सेशन को भाई आप लोग शेयर भी करते रहें जरा बीच बीच में, है ना। अपना थोड़ा बहुत प्यार यहाँ पर दिखाते रहिए, थोड़ा सा क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहिए, है ना। अब देखिए जरा, अगर कर्क रेखा पर 8 राज्यों, मैंने बताया कि 8 राज्यों से होकर गुजर रही है, तो वो 8 राज्यों के नाम भी आपको पता होने चाहिए, है ना। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया गुजरात, फिर हो गया राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गए कि सर्वाधिक जो ये जो कर्क रेखा है वो सर्वाधिक एरिया किधर, कौन से राज्य का कवर कर रही है। ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, जरा देखेंगे, मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य जो है, मैं आपको दिखाई देती हूँ एक बार मैप में। ठीक है। ये देखिए, ये थोड़ा मैप है, आपको वहां पर ब्लर दिखाई देगा, बट मैं यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ चीजों को, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ठीक है। देखेंगे जरा, मैंने आपको बताया कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है। ये हो गया आपका गुजरात का क्षेत्र, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश का एरिया। ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, ये हुआ आपका झारखंड, ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल। राइट। तो क्या है, यहां से होकर कर्क रेखा गुजर रही है, ऐसे 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 करके। ठीक है। इस तरह से गुजर रही है। अब थोड़ा ज्यादा ही ऊपर चली गई। ठीक है। ये ज्यादा ही थोड़ा ऊपर हो गई, थोड़ा नीचे होनी चाहिए थी। राइट। भाई देखो, आर्ट वार्ट जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, बट कोई ना। ठीक है। ये हो गया। अब आप लोग थोड़ा सा ऐसे ही समझिए, मैं उसको लाइन नहीं करूंगी। ठीक है। अंडरलाइन नहीं करने वाली, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। ठीक है। गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है। राजस्थान से ऐसे करके निकलती है। ठीक है। ये हो गया झारखंड, हो गया पश्चिम बंगाल, हो गया उधर, हो गया त्रिपुरा, मिजोरम। राइट। तो ये हो गए हमारे पूरे 8 राज्य। ठीक है। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। अच्छा, एक चीज और मैं बताने वाली थी, क्या बताने वाली थी कि ये मैंने आपको बताया कि कहां से सर्वाधिक होकर गुजर रही है, तो आपको वो भी तो याद रखना था। ठीक है। छत्तीसगढ़ ऐसे ऐसे करके त्रिपुरा, मिजोरम होते हुए यूं करके निकल जाती है। ठीक है। अब तो थोड़ा बहुत बन गया। ये क्या है, ये हो गई हमारी कर्क रेखा।
राइट। ठीक है, तो कौन सा राज्य है जहां का सर्वाधिक क्षेत्र कवर कर रही है कर्क रेखा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, है ना। आपको मैप में शो हो रहा है बिल्कुल क्लियर क्लियर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से क्या है, सर्वाधिक होकर गुजर रही है। और अगर सबसे कम टच हो रही है तो आपका कौन सा आ जाएगा? राजस्थान। ये राजस्थान का क्षेत्र है, ये आपको दिख रहा है कितनी कम टच हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, जहां पर क्या है, सबसे कम टच हो रही है कर्क रेखा, टच होकर निकल रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये दो आपके आंसर निकल के आ गए। क्या आंसर निकल के आ गए? कि अगर सबसे ज्यादा जो है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजर रही है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र कवर कर रही है मध्य प्रदेश का। और अगर सबसे न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। राइट, ये भी पॉइंट आपको क्लियर रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी वह राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है, तो आपको याद रखना है झारखंड की राजधानी है रांची। बात क्लियर हो रही है? झारखंड की राजधानी है कौन सी? रांची। ठीक है, यही क्या है? कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है। ठीक है, एकमात्र राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है। राइट, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है। बात क्लियर हो गई? तो अब आपका पॉइंट ये तो गलत होना नहीं चाहिए, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वह राजधानी जो कि कर्क रेखा पर स्थित है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा रांची, जो है वो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है। ठीक है, अब देखा, ये सारे राज्य आपको याद कर लेने हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजर रही है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए क्या कह रहा है, मैंने आप सभी को पता ही होगा कि वर्तमान में जो भारत के पास कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में भारत के पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश भी हैं हमारे पास। ठीक है, तो अगर बड़े राज्यों की बात की जाए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या में तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। राइट, अगर हम जनसंख्या की बात कर लें, अगर मैं कहूं भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है, उसको आप क्या करेंगे? बड़े से छोटे क्रम में बताएंगे। तो आपको क्या याद रखना है? आपको एक कोड याद रखना है, राज में महान यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है भाई राज करने में महान रहा है ना, राज में महान यूपी। ठीक है, राज में, मैम आप तो क्लास में ही याद करा देते हो, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपको भी धन्यवाद। ठीक है, अब ये याद रखिए जरा, बड़े राज्यों का कैसे? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बड़े राज्य देख रहे हैं। कौन से बड़े राज्य हैं भाई? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? आपको याद रखना है राजस्थान। राइट, राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक है। में से क्या हो जाएगा? में से हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी। राइट, सेकंड क्या हो गया? पहला हो गया राजस्थान, उसके बाद सेकंड हो गया मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। मां से क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महान, ना को छोड़ दो, महा से याद कर लो, महाराष्ट्र। ठीक है, थर्ड हमारा हो गया महाराष्ट्र। और चौथा तो आपको पता ही है कि राज करने में महान कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये कोड बनाकर याद कर लो। अब इसमें भी कोड बनाने की कोई जरूरत नहीं, इतना तो आप लोग मैच्योर हो ही कि ये सारी चीजें तो ऐसे ही याद हो जाती है ना। क्लास सेशन को बीच बीच में लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, ये मेरी एक प्यार भरी अपील रहेगी आप सभी से। राइट, चलिए मैंने आपको बता दिया। अब अगर छोटे राज्यों के हिसाब से देखा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्य कौन से हैं, है ना। बड़ा तो मैंने बता दिया कि सर्वाधिक क्षेत्रफल कवर कौन कर रहा है? राजस्थान राज्य कर रहा है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। बात क्लियर होगी, बड़े राज्यों की स्थिति में बात कर ली। अब देखेंगे छोटे राज्यों में कौन है भाई?
छोटे राज्यों में कौन है, छोटे राज्यों में कौन सा हो गया, तो गोवा हो गया सबसे छोटा, उसके बाद कौन, सिक्किम, उसके बाद त्रिपुरा, और जीएसटी नाग है ना। जब जीएसटी लागू किया गया था 2017 में भारत में, 1 जुलाई 2017 से जब जीएसटी लागू किया गया था, उस समय क्या हुआ था, लोगों को यही लग रहा था कि ये जीएसटी जो है एक बहुत ही भीषण नाग है जो क्या करेगा, डस लेगा सभी को, है ना। तो वही कोड एक छोटा सा बना दिया है, जीएसटी नाग है। जीएसटी का मतलब गोवा, एस से हो गया सिक्किम, टी से हो गया त्रिपुरा, नाग का मतलब हो गया नागालैंड, राइट। ये हो गए आपके सही जवाब, ठीक है। तो छोटे राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड, ठीक है। अगर आपसे यही क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से तो भारत का उत्तर प्रदेश का जो है वो फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या है, लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा जाएगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान कौन सा हो गया, मैंने आपको बता दिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से 4th नंबर पर आता है, ठीक है, चौथा स्थान रखता है, राइट। क्षेत्रफल की देखिए यहाँ पर यूपी भी हो गया आपका, यहाँ पर आपकी यूपी की भी बात हो गई, यहाँ पर आपका इंडिया की भी बात हो गई, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान हो गया, चौथा स्थान हो गया, राइट। अब देखिए जरा, मैंने आपको यहाँ राज्य की बात कर ली, आप जरा देख लेते कौन सा जिला है जो सबसे बड़े जिले, बड़े जिलों का क्रम भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपको कोड याद रखना है कलेजा बड़ा कर, ठीक है, कलेजा बड़ा कर। कैसे, कलेजे का मतलब तो जानते ही होंगे, दिल, है ना, जो हमारा दिल होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं कलेजा, क्षेत्रीय भाषा में उसको कहते हैं कलेजा, कहते हैं ना अपना दिल बड़ा करो, अपना कलेजा बड़ा करो, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे आप। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिलों की बात हो रही है तो कलेजा बड़ा कर, यानी कि का से क्या हो गया, कच्छ, कच्छ कहाँ का है भाई, गुजरात, राइट, याद रखेंगे आप लोग। का से हो गया कच्छ, सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, कच्छ का हो गया। ले से क्या हो गया, लेह हो गया। जा से क्या हो गया, जैसलमेर हो गया। जैसलमेर आप सभी जानते होंगे कहाँ का है भाई, राजस्थान, है ना, जैसलमेर कहाँ का है, राजस्थान का है। बड़ा का क्या है भाई, बाड़मेर, ठीक है, ये भी कहाँ का है, बाड़मेर भी कहाँ है, राजस्थान, ठीक है। ये हो गए आपके क्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले। अब बड़ा पूछ लिया, अगर बड़ा बता दिया तो छोटा भी तो पता होना चाहिए। तो जब छोटे की बात करेंगे तो छोटा सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, माहे हो जाएगा। और माहे बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है माहे बंदरगाह कहाँ पर है भाई, केरल में स्थित है, ठीक है, क्या हो जाएगा, केरल। माहे जो है वो कहाँ पर है, केरल, ठीक है, माहे केरल। ये हो गए आपके सारे पॉइंट क्लियर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट बात क्या कर रहे हैं हम। अच्छा, मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया कि कर्क रेखा पर अगर सर्वाधिक लंबाई की बात की जाए तो सर्वाधिक लंबाई किसकी है, मध्य प्रदेश की, है ना। मध्य प्रदेश राज्य जो है वो कर्क रेखा पर सर्वाधिक लंबाई क्लियर वो बना रहा है, ठीक है। और अगर सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम में क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। सारे पॉइंट मैंने पहले ही क्लियर करा दिए, यहाँ पर भी बता ही देती हूँ एक बार। अब अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि वह राज्य जिसने कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा भी वह राज्य जिससे, कहना चाहिए यहाँ पर, जिससे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती हो, वह कौन से राज्य हैं, तो वो 2 राज्य हैं, उनका भी नाम आपको याद रखना है। कौन से 2 राज्य हैं, एक हो गया मध्य प्रदेश और एक हो गया क्या, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये 2 राज्य ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा भी गुजरती है और इन्हीं दोनों राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है, ये भी आपको क्लियर रखना है पॉइंट, राइट। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों राज्य ऐसे हैं जिससे कर्क रेखा तो गुजरती ही है, यहीं से क्या है, भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है। अब अगर मानक समय रेखा की बात कर ली गई है तो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जरा मैं, ठीक है। मैप को उठाते हैं, भारतीय मानक समय रेखा की बात कर लेते हैं। ये
ये रहा हमारा मैप। अब यहाँ पर जरा क्या करेंगे, भारतीय मानक समय रेखा को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जो भारत और इसका ये जो हिस्सा है, ठीक है, अगर हम 0 डिग्री वहां से जब देखा जाए, किससे देखा जाए, जीएमटी से अगर हम निर्धारित करेंगे, चलिए ऐसे बता देती हूँ आपको। देखिए ये हो गई जीएमटी, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, अगर जीएमटी से भारत, अगर हमने ये भारत को मान लिया, ठीक है, भारत में हमने ये माना कि ये क्या है, 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अगर हमने माना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो जो जीएमटी पर है स्थित देश, वहां से अगर हम इसका समय का निर्धारण करेंगे तो कैसे होगा भाई समय का निर्धारण, यहां से यहां तक देखा जाएगा अगर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, काफी लंबा समय अंतराल आ जाएगा ना, है ना। तो क्या कैसे इसका निर्धारण करते हैं, आपको मैंने बताया था क्या कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है भाई, 4 मिनट का अंतर आ जाता है। ठीक है, 4 मिनट का अंतर, जब हम 1 डिग्री बढ़ जाते हैं तब क्या होता है, 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो अगर भारत की बात की जाती, जैसे यहाँ पर अगर हम इसे देखें, मैप को देखें, अगर हम इस मैप को देखें तो हम यहाँ से यहाँ का जब अंतर देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्या होता है, भारत में भी क्या हो जाता है, 2 टाइम जोन बनाने पड़ जाते है ना, क्योंकि यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारी ये कर्क रेखा गुजर, वो सॉरी 82.5 डिग्री जो भारतीय मानक समय रेखा है वो यहाँ से गुजर रही है। ठीक है, आपको पता होगा कि प्रयागराज के नैनी से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा, वहीं से क्या होता है, समय का निर्धारण किया जाता है। तो अगर हम इसका फर्क निकालने चलते तो क्या होता, भारत को 2 टाइम जोन में बांटना पड़ जाता। ठीक है, उसी के लिए क्या किया गया, इसी के लिए इसका कर दिया गया, हमने क्या किया, इसको यहाँ से भारतीय मानक समय रेखा मान लिया गया। कहाँ से गुजरती है, प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। ठीक है, प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। इससे क्या हुआ, हमारे यहाँ एक ही टाइम जोन बना रहा, हमें क्या है, भारत को 2 टाइम जोन में बांटना नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये क्या है, 82.5 डिग्री जो है, यहाँ ये क्या है, भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण करती है। राइट, अब बात कर लेते हैं जरा किसकी, 1 सेकंड का टाइम देंगे आप लोग। मैं जरा पानी पी लूं, है ना, आप लोग जरा इसको देखिए तब तक। क्या बात कर रहे थे हम, टाइम जोन की बात कर रहे थे। राइट, अच्छा उस वाले मैप में समझते हैं क्योंकि इसमें काफी ज्यादा चीजें पहले से ही हो गई है। देखिए जरा, अगर हम इसका और इसका अंतर निकालें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री से ज्यादा का अंतर हो जाएगा, है ना। पूर्वी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर का अगर हम अंतर निकालने चलेंगे तो 30 डिग्री से ज्यादा का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग कितने घंटे का जो होता है अंतर आ जाता है, लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। ठीक है, तो 2 घंटे के अंतर में अंतर अगर आ रहा था तो क्या होता भाई, हमें क्या होता, भारत को 2 टाइम जोन में बांटना पड़ जाता। उसी का हमने क्या निकाला, एक हल निकाला। हमने क्या किया कि भारत को जो है वो ऐसे टाइम जोन में बांट दिया। ठीक है, हमने यहाँ इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है, अब जरा ध्यान से समझेंगे, प्रयागराज के नैनी से क्या किया, भारतीय समय का निर्धारण करना प्रारंभ किया और इसको हमने बांटा कैसे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के। ठीक है, इससे क्या हुआ, भारत को हमें 2 टाइम जोन में बांटना नहीं पड़ा। राइट, पॉइंट क्लियर हो गया, भारत को हमें 2 टाइम जोन में बांटना नहीं पड़ा। राइट, अब जरा देखेंगे, अगर मैं जैसे बता रही थी आपको जीएमटी वाली बात, ठीक है, अगर हम जीएमटी से इसका निर्धारण करें, भाई अगर यहाँ पर देखा जाए कि जीएमटी से भारत की जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो भारतीय मानक समय रेखा है, ठीक है, इसका निर्धारण किया जाए, भाई उनके और हमारे समय का कैसे निर्धारण होगा। ठीक है,
यहाँ और वहाँ के समय का किस तरह निर्धारण होगा, तो आप सभी को पता होगा जब हम 1 डिग्री चलते हैं तो क्या होता है, 4 मिनट का समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो अगर ये 82.5 डिग्री है और यहाँ का हमें टाइम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, 82 को 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करा दिया हम लोगों ने 82 का 4 से, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया भाई, 328 आ गया, राइट। और यही क्या है, हाफ का भी हम कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या बचा, 2 बचा। अगर हम इसको प्लस कर देते तो 330 मिनट बन गया हमारे पास। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ क्वेश्चन आता है कि जीएमटी से भारतीय मानक समय रेखा में कितना अंतर पाया जाता है, तो आप बताते हो ना कि 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, राइट, 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो वही 5.5 घंटे, ये जो 330 मिनट है, इसको हम घंटे में अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना घंटा आ जाएगा भाई, 5.5 घंटे, है ना, 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटे का जो होता है जीएमटी से भारतीय मानक समय रेखा का क्या होता है, फर्क पाया जाता है। अगर इसको एग्जाम्पल से समझिए, जैसे यूके है यानी कि ब्रिटेन जो है, ठीक है, अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में अगर 12 बजा होगा, यानी कि जीएमटी में अगर 12 बजे होंगे, ठीक है, ब्रिटेन में अगर 12 बजे होंगे, तो भारत में समय क्या होगा, इंडिया में क्या समय होगा, तो आपको याद रखने हैं कितना समय हो जाएगा, 5:30 बजा होगा, है ना, ये हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, टाइम जोन का निर्धारण किया गया है। इसीलिए कहते हैं कि जो जीएमटी है वहां से जो भारत का समय है उसमें कितना अंतर पाया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आपका सही जवाब हो जाएगा 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। और वो अंतर निकालते कैसे हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं और मैं क्या बताने वाली थी आपको। हाँ जी, चलिए अब यहाँ देख लीजिए, मैंने आपसे किस बारे में बात की, सारी चीजें क्लियर कर दी, कर्क रेखा की बात हो गई, टाइम जोन की भी बात हो गई। अब क्या बात आती है, 1-2 पॉइंट और है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी देख लीजिए। अगर मैंने आपसे कहा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है 7वां स्थान है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे और कौन कौन से हैं जो भारत से आगे हैं क्षेत्रफल में, तो मैंने आपको ये कोड बताया था और इस कोड के बारे में भी मैंने पूरी डिटेल आपको दे दी थी, ठीक है। ये क्या था भाई, RCCUBAI बाई, ठीक है। आर का हो गया रशिया, सी से हो गया कनाडा, सी से हो गया चाइना, यू से हो गया यूएसए, बी से हो गया ब्राजील, ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, आई से हो गया इंडिया। और इंडिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। और अगर इंडिया के बाद भी आपसे पूछ लिया जाए तो एक ए और जोड़ लोगे आप, ठीक है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये राज्य, ये देश हैं जिनका क्षेत्रफल भारत से अधिक है, इनका भी कोड के थ्रू आप ये याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, अगर विश्व का सबसे छोटा देश पूछा जाए तो आपको पता ही होगा धार्मिक शहर है वो कौन सा, वेटिकन सिटी, राइट। यार इतनी दूर से ना आप लोगों के कमेंट जो इतना सारा होता है ना वो शो नहीं होता है मुझे, ठीक है, तो मुझे शो नहीं कर रहे हैं कि आप लोग क्या कमेंट कर रहे हो, मैं देख नहीं पा रही हूँ आपके कमेंट। इसका भी कुछ सॉल्यूशन निकालने वाले हैं बहुत जल्दी हम लोग, ठीक है, फिर मैं आपके कमेंट्स चेक कर लिया करूंगी, राइट। विश्व का सबसे छोटा देश अगर आपसे पूछा जाए कौन सा हो जाएगा, मैंने आपको बताया वेटिकन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े तो जब आपको बता ही दिया, सबसे छोटे की भी बात करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है वेटिकन सिटी है कहाँ का भाई, इटली का, ठीक है। इटली का जो वेटिकन सिटी है उसका क्षेत्रफल है कितना, 0.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। ये क्या है, सबसे छोटा देश है, ठीक है। कौन सा, वेटिकन सिटी, कहाँ का है, इटली का है। उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन आता है, मोनाको आता है। थर्ड नंबर पर नौरू और चौथे नंबर पर आता है तुवालू, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है भाई। देखिए बड़ा भी पूछा जाता है, छोटा भी पूछा जाता है। यहाँ पर देखो आप लोग पीसीएस का पैटर्न अगर देख पा रहे होगे कुछ वर्षों से, तो कैसे चेंज हो रहा है पैटर्न। जब पहले क्या होता था, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा मात्रा में आते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, आरओ एआरओ से लेकर चाहे यूपी पीसीएस की बात कर लो आप, वनडे एग्जाम्स में तो ये जो फैक्ट होता है वो पूछा ही जाता है,
लेकिन अब यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ में भी भरपूर मात्रा में फैक्ट पूछे जाते हैं, और फैक्ट पर हर इंसान की पकड़ नहीं होती है, क्योंकि फैक्ट इतना ज्यादा है कि आप याद रख ही नहीं सकते हो। कभी ना कभी कोई ना कोई चीज क्या होती है, माइंड से स्लिप हो ही जाती है। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है कि चीजें स्लिप हो जाती है। भाई हमने पढ़ा उस चीज को 10 बार है, लेकिन जब हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम में चीजें रिकॉल नहीं हो पाती हैं। वही क्या होती है, हमारा क्वेश्चन गलत कर देती है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, हाँ अतुल पूछिए भाई, क्या क्या है। मैम अभी तक आप अपने बारे में कुछ नहीं बोली। अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं आप मेरे बारे में, बताइए। आप लोग पूछ लीजिए, मैं आंसर कर दूंगी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। सबसे बड़ा मैंने आपको बता दिया, अब सबसे छोटे की बात हो रही है तो सबसे छोटा भी बता दिया। वेटिकन सिटी है इटली का, ये क्या है, सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद मोनाको, उसके बाद नोरो, उसके बाद तुवालू। ठीक है, अब देखिए जरा, कह रहा है कि कर्क रेखा के पास स्थित शहर की भी बात कर लो भाई। शहर भी, हमने राज्य तो देख लिया कि कर्क रेखा पर 8 राज्य स्थित है। अगर शहर की बात की जाएगी, ठीक है, तो शहरों में आपको याद रखना है गरबा। ठीक है, शहर का कोड आप याद रखोगे गरबा से। गरबा आपको पता ही है ना, कहाँ का नृत्य है, आपको पता है कहाँ का लोक नृत्य है गरबा। आपने दया भाभी को तो देखा ही होगा, है ना, जेठालाल दया भाभी तो गरबा ही करते रहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि गरबा जो कहाँ का लोक नृत्य है। आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात का है। ठीक है, तो गुजरात यानी कि गरबा आप कोड याद रखोगे। और गरबा से क्या याद रखना है कि कर्क रेखा के पास जो शहर स्थित है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शहरों में क्या, गरबा याद रखना है। गरबा से क्या हो जाएगा, जी फॉर क्या हो जाएगा, जी फॉर हो जाएगा गांधीनगर, यानी कि गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, गांधीनगर राजधानी है किसकी, गुजरात की। ठीक है, तो गरबा याद रखना है, गांधीनगर गुजरात। यू से क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा। उज्जैन कहाँ का है भाई, मध्य प्रदेश का है। आर से हो गया रांची। रांची क्या है भाई, झारखंड की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। राइट, बी से हो गया भोपाल, एंड ए से हो गया अगरतला। बात क्लियर हो गई, तो याद रहेगा सब कुछ। अब तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, अगर आपसे कर्क रेखा के पास स्थित शहर पूछे जाएंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा गरबा। सीधा गरबा कोड याद कर लो। जी फॉर क्या हो गया, गांधीनगर हो गया। यू फॉर हो गया आपका उज्जैन। आर फॉर हो गया रांची। रांची क्या है, झारखंड की झारखंड की राजधानी है, जो कि कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी भी है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। राइट, उसके बाद क्या है, भोपाल है और अगरतला है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे अगरतला किसकी राजधानी है, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जिन पर डिस्कस करना था आज मुझे। राइट, हाँ चलिए ये सारे, हाँ यहाँ पर देख लेते हैं जरा। अब इसकी बात कर लेते हैं भारतीय समय रेखा, जो कि मैं अभी थोड़ा सा समझा भी चुकी हूँ आप लोगों को। राइट, थोड़ा सा और देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर। मैंने आपको बता ही दिया कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या है, भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण किया जाता है। यहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण किया जाता है। और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, यानी कि नैनी जेल के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, वहीं पर क्या है, नैनी जेल भी स्थित है। वहां से क्या होती है, होकर गुजरती है। राइट, ये गुजर रही है कौन सी रेखा, ये गुजर रही है हमारी कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा ये निकल रही है। राइट, और यहाँ पर किस जगह काट रही है कर्क रेखा, हमारी भारतीय मानक समय रेखा को किस जगह पर काट रही है, तो वही बता दिया मैंने, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नैनी। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज, इलाहाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, प्रयागराज। अब ये सारे पॉइंट तो पहले ही बता चुकी। ठीक है, के पास मिर्जापुर से गुजरती है, पहले ही बता दिया मैंने। अब यहाँ पर ये देख लेना है कि कौन से राज्यों से गुजरती है। राइट, भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से गुजरती है, यहाँ पर कर्क रेखा की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है कि ये जो मानक समय रेखा, ये वाली जो हमारी भारतीय मानक समय रेखा है, ये कहाँ से होकर गुजर रही है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है,
मानक समय रेखा ये कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, तो ये भी आपको याद रखना है कितने राज्यों से होकर गुजर रही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। कौन से 5 राज्य हैं उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। फर्स्ट हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, सेकंड हो गया हमारा मध्य प्रदेश, थर्ड हो गया छत्तीसगढ़, चौथा हो गया उड़ीसा और पांचवा हो गया आंध्र प्रदेश। राइट। मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ से और बताया था। क्या बताया था? मैंने आपको एक क्वेश्चन और क्लियर कराया था कि वह राज्य जहां से कर्क रेखा भी गुजर रही है और भारतीय मानक समय रेखा भी गुजर रही है। मैंने 2 राज्यों के नाम लिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या बताया? वह 2 राज्य जहां से कर्क रेखा भी गुजर रही है और भारतीय मानक समय रेखा भी गुजर रही है। आपको याद रखना है ये है मध्य प्रदेश और ये है क्या? छत्तीसगढ़ का इलाका। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से कर्क रेखा भी गुजरती है और भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, पहले ही बता दिया। एक तो हो गया क्या? मध्य प्रदेश और दूसरा हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ से क्या है? कर्क रेखा भी गुजरती है। राइट, एक भी पॉइंट आपका गलत होना नहीं चाहिए। ठीक है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं। अब मिस्टेक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए बताइए? मिस्टेक करेंगे अब इतना समझाने के बाद भी? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वे कौन से 2 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बात क्लियर हो गई? ठीक है, टाइम जोन का मैंने आपको पहले ही बता दिया था। भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। और क्या है भाई? भारत का मानक जो है GMT से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है हमारा समय जो है वो ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे चलता है ना। पहले ही बता चुकी हूँ कि किस तरह से निकाला जाता है, वो भी मैंने बता दिया। अगर हम 1 डिग्री को 4 मिनट के हिसाब से बांट लेंगे तो हम क्या है, हमें पता चल जाएगा कि GMT से हम क्या है 5.5 घंटे हमारा समय जो होता है वो आगे चलता है। ठीक है, अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर का 12 बजे का समय होता है तो शाम का हमारे यहाँ कितना बजा होता है? भारत में 5:30 बजे होते हैं। राइट, इतने पॉइंट क्लियर हो गए। ये सारा मैंने आपको कहाँ पर बता दिया था? ये सारा मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया था। ये ठीक है, ये हो गया हमारा GMT। राइट, और ये हो गया हमारा भारतीय मानक समय। किस तरह से निकाला गया मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसमें तो कोई गलती आप लोगों से होनी नहीं चाहिए। राइट, राइट। अब और कुछ बचा यहाँ? और देख लो, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी देख लो भाई। पड़ोसी देशों से भी क्वेश्चन बनता है ना। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, यहाँ से नेबरहुड जो कंट्रीज हैं, है ना, नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी हमारे यहाँ लागू भी की गई थी, ये भी आपको पता होगा, है ना, कि अपने जो है दोस्तों से, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, देश हैं, उनसे तो मित्रता बनाकर रखनी ही चाहिए, है ना। तो ये पॉइंट भी रखना है आपको ध्यान। तो भारत के अगर पड़ोसी देशों की बात की जाए, नेबरहुड जो कंट्रीज हैं हमारी, उनकी बात की जाए, आपको याद रखना है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए मैप के थ्रू कि बांग्लादेश की बाउंड्री भारत के किन किन राज्यों से लगती है, आपको याद रखना है बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो भारत के 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, कौन से 5 राज्य हैं भाई? 5 राज्यों से होकर निकलती है भारत की सीमा रेखा। बांग्लादेश की सीमा जो है भारत के 5 राज्यों को टच करती है। उनके नाम याद रखने हैं। कौन कौन से 5 राज्य हो गए? एक हो गया वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। राइट, बांग्लादेश की सीमा
5 राज्यों से निकलती है, मतलब लग के जाती है। कौन कौन से 5 राज्य हो गए, याद रखना है आपको, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप लोग क्या किया करो, कुछ ना कुछ छोटा मोटा कोड बना लिया करो। उससे क्या होता है, कभी भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, ठीक है। तो 5 राज्यों को लगी बांग्लादेश की सीमा, कौन कौन सा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम, ठीक है, याद रहेगा। अब तो गलत नहीं होना चाहिए। चाइना की बाउंड्री अगर देखी जाए तो चाइना की बाउंड्री तो आपको पता होगी भाई। देखो, जब मैप आपको पढ़ाऊंगी ना, अभी तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ भारत का, जब मैप के थ्रू आपको पढ़ाऊंगी तब वहां पर क्या है, मैप से आपको बताऊंगी कौन सी बाउंड्री कैसे लग रही है, राइट। अभी बस एक बार देख लो आप लोग, राइट। चाइना की अगर देखी जाए तो किस किस से लग रही है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये भी कितने राज्यों से लग रही है, ये भी कितने राज्यों से लग रही है, 5 राज्यों से लग रही है, राइट। ये भी कितने राज्यों को टच कर रही है, तो 5 राज्यों को ही टच कर रही है। ये पॉइंट भी आपको क्लियर रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो सबसे छोटी सीमा रेखा भी अफगानिस्तान ही बनाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सीमा रेखा कौन बनाता है ना, सबसे छोटी सीमा रेखा कौन बनाता है भाई, कौन सा देश है जो भारत से बनाता है, आपको याद रखना है, अफगानिस्तान की ही सबसे छोटी सीमा रेखा बनती है जो भारत से बनती है, ठीक है। कौन सा, अफगानिस्तान। किसे टच करता है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा थोड़ा सा टच करता है बस, ठीक है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा टच करता है, राइट। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की सीमा कितने राज्यों से लगती है, आपको पता होगा। इधर से देखा जाए, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, है ना, गुजरात हो गया, और कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर, राइट, पंजाब, गुजरात, राजस्थान गुजरात, इस तरह से क्या लगती है, पाकिस्तान की सीमा लगती है। कितने राज्यों से लग रही है पाकिस्तान की सीमा, ये भी याद रखना है आपको। कितने राज्यों से लग रही है, 4 राज्यों से लग रही है, ठीक है। पाकिस्तान की सीमा 4 राज्यों से, बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों से, और चाइना की सीमा भी 5 राज्यों से लग रही है। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल की सीमा कितने राज्यों को टच कर रही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये भी कितने राज्यों को टच कर रही है, 5 राज्यों को टच कर रही है, ठीक है। मैप में जब आपको पढ़ाऊंगी बहुत क्लियरिटी के साथ चीजों को आपको दिखाऊंगी, ठीक है। भूटान की सीमा कितने राज्यों से, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्यों से भूटान की सीमा लग रही है, राइट। 4 राज्यों से भूटान की सीमा टच हो रही है। म्यांमार की सीमा कितने राज्यों से लग रही है, इसको भी देख ले, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये भी क्या है, 4 राज्यों से ही टच हो रही है, राइट। याद रहेगा। अगर आपसे सबसे बड़ी सीमा पूछा जाए, सबसे बड़ी सीमा रेखा कौन सा बना रहा है, तो सबसे बड़ी सीमा रेखा कौन बना रहा है, बांग्लादेश बना रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी सीमा रेखा बनाने वाला देश कौन सा है भारत से, बांग्लादेश है, राइट। ये भी पॉइंट क्लियर रहेगा। सबसे छोटी पूछेगा आप बताओगे अफगानिस्तान, सबसे बड़ी पूछेगा आप बताएंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश में 5 राज्य टच कर रहे हैं, राइट। चाइना में भी 5 राज्य टच कर रहे हैं, राइट। उसके बाद नेपाल से भी 5 राज्य टच कर रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार से 4-4 राज्यों की बाउंड्री लग रही है। इस तरह से आप लोग क्या करोगे, पॉइंट्स को क्लियर रखोगे, ठीक है। बस यहीं तक था आज का हमारा ये सेशन, राइट। आज मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है भारत के बारे में, राइट। तो आई होप आप लोगों को क्लास सेशन पसंद आया होगा। जितनी बातें मैंने बताने की कोशिश की है वो सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो गए होंगे आपको, राइट। अगर सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास सेशन कैसा लगा, राइट। अगर क्लास पसंद आया करे तो दिल खोल कर लाइक किया कीजिए, क्लास को किया कीजिए शेयर, ताकि और भी आपके प्यारे प्यारे दोस्त, है ना, इस लाइव क्लास में ऐड हो जाया करें हमारे साथ, ठीक है। तो डेली 11 बजे मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए। मैं आ जाती हूँ तो आप लोग भी हाजिर हो जाए कीजिए, राइट। तो कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, राइट। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन बार बार करते रहिए। जय हिंद।